ठीक। हेलो, गुड डे। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू स्पेस, थ्रू कंडक्टिंग मीडियम, थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको जानने का प्रयास किया है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवर्स करती है थ्रू एयर, स्पेस और वैक्यूम, तो इज देयर एनी इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक for electromagnetic radiation by air, space और vacuum। इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। एंड एक्चुअली ये जो एयर, स्पेस या वैक्यूम है, इट डज ऑफर एन इम्पीडेंस फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू देम। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कितना होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मीडियम यदि बदल जाए तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कितना हो जाता है, फिर वो इंट्रिंसिक नहीं कहलाता, फिर उसे इम्पीडेंस कहते हैं। कितनी उसकी वैल्यू आएगी, तो उसके पहले हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो टुडेस थीम इज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। Intrinsic impedance. Intrinsic means for offered by air, space और vacuum। इसके लिए फिर स्पेस, एयर और वैक्यूम की बात हम करते हैं, तो लेट अस ट्राई टू राइट डाउन द मैक्सवेल्स इक्वेशंस करेस्पॉन्डिंग टू द एयर, स्पेस और वैक्यूम। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया भी था कि एयर, स्पेस या वैक्यूम को हम डिफाइन करते हैं रो इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, epsilon r relative permittivity is 1, that is epsilon is equal to epsilon 0, and mu r is equal to 1, that is mu is equal to mu 0. So these are the properties associated with air, space और vacuum। और इनको जब हम अप्लाई करते हैं जनरलाइज्ड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन पर, तो एयर, स्पेस या वैक्यूम के लिए फॉर एयर, स्पेस और वैक्यूम, the Maxwell's equation are Maxwell's equations are, कुछ आपको याद हो गया होगा तो डायरेक्टली वहीं से लिखिए, या फिर अपने प्रीवियस जो वीडियो हैं उससे यदि नोट बनाया होगा तो वहां से आप इसको नोटिस कर सकते हो। द फर्स्ट इक्वेशन इज डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू 0। कई बार प्रयोग कर चुके हैं तो आपको कुछ याद सा भी हो गया होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे भी बिल्कुल इस तरह का एकदम याद नहीं है, लेकिन मैं जनरलाइज इक्वेशन से शुरू करता हूँ। डाइवर्जेंस D इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस D इज इक्वल टू रो की वैल्यू 0 है तो डाइवर्जेंस D इज इक्वल टू 0। D की वैल्यू स्पेस, एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन 0 E है। एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर दिया तो राइट हैंड साइड पर 0 ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड पर डाइवर्जेंस E आ जाएगा। तो वो तो पेरेंट इक्वेशन है, जनरलाइज्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन, उसी से हम इक्वेशन फिर लिखते हैं। डाइवर्जेंस H इट इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। फॉर 3 इट इज कर्ल E is minus delta V by delta T, V is equal to mu 0 H, so minus mu 0 delta H by delta T, say equation number 3। and the last one, equation number 4 is curl H। J की वैल्यू 0 है, सेकेंड टर्म आएगा
जे डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, डी की वैल्यू इप्सिलॉन 0 ई है, सो इट इज इप्सिलॉन 0 डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। से इक्वेशन नंबर 4। हम इसके पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन will be represented by E is equal to E0, the maximum value, the value at any time t at any location z, e raised to the power j kz, suppose it is moving along z axis, minus omega t. Say equation number 5. And correspondingly an expression for the magnetic field is written as H is equal to H0 e raised to the power j, z axis के लॉन्ग चल रहा है तो kz, k is the propagation wave vector, minus omega t. से इक्वेशन नंबर 6। यही 6 इक्वेशन है जिनकी सहायता से हम कितना रेजिस्टेंस स्पेस, एयर या वैक्यूम द्वारा ऑफर किया जाएगा फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, निकालेंगे। सो लेट अस यूज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का हम प्रयोग करें, इसको इस्तेमाल करें। इक्वेशन 3 में वी नीड द वैल्यू फॉर कर्ली, और मैं ये बता चुका हूं आपको, लास्ट टर्म पे भी इसका प्रयोग किया गया है, उसके पहले भी किया गया है। तो कर लीजिए कर्ली। कर्ली का मतलब स्पेस डेरिवेटिव, और स्पेस जेड एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो डेल्टा बाई डेल्टा जेड क्रॉस ई, डेल्टा बाई डेल्टा जेड क्रॉस ई, और कर्ल ई की वैल्यू पहले निकाली जाए, ये निकालना है। ई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो जे के आएगा, और होल टर्म एज सच, सो इट विल बिकम जे के क्रॉस एंड होल टर्म एज सच इज ई। जे के will come as a multiplier and e, so we will be getting this one. K propagation vector है along the direction of propagation along z axis, and E is also electric field component vector of the electromagnetic radiation. तो कर्ल ए की वैल्यू चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के अनुसार, राइट हैंड साइड के अनुसार हमको चाहिए डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा एच बाई डेल्टा टी डेरिवेटिव ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका minus j omega will come as a multiplier and the whole term as such, so minus j omega h, minus j omega h, j omega h, h is also magnetic field vector, और ये स्केलर मल्टीप्लायर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इनको भी हम दे देते हैं 7 कर्ल ई की वैल्यू एंड 8 डेल्टा एच बाई डेल्टा टी की वैल्यू, पुटिंग equations 7 and 8 in equation 3, तो इक्वेशन 3 में रखे कर्ल ई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 जे के क्रॉस ई, और ये ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करते समय माइनस म्यू जीरो, ऑलरेडी माइनस हियर इन इक्वेशन नंबर 8 मेक्स इट प्लस म्यू जीरो, तो जे पहले लिख लें, जे म्यू जीरो का गुणा होगा तो ओमेगा म्यू जीरो into h. After substituting the values in equation number 3 from equation 7 and 8, हमको
आपको ये मिलेगा, J present on both the sides will cancel, we get K cross E. This is equal to omega mu 0 H. और ये इक्वेशन मैंने बताया पहले भी हम लोगों ने डेवलप किया था, लेकिन आपसे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में पूछ दिया जाए तो फिर आप लिख नहीं सकते कि वी नो, ये आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। और इस डेरिवेशन को कर लेंगे तो ये क्या बताता है, H will be perpendicular to both K and E. E के भी परपेंडिकुलर H होगा, K के भी परपेंडिकुलर H होगा, और इस तरह से E H K के बीच में क्या आपस में संबंध होगा हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया है। They will be mutually perpendicular to each other. E will be perpendicular to H and EH, they will be lying in a plane and they will be perpendicular to the direction of propagation along K. तो इस तरह से ट्रांसवर्स नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था। इसी इक्वेशन को हम यूज करते हैं, कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। इस इक्वेशन को फर्दर हम ऐसा लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन आसान हो जाएगा। ओमेगा म्यू 0 H, दिस इज इक्वल टू, अगेन इक्वेशन नंबर 9 एज सच, इट इज इक्वल टू K क्रॉस E। केवल हम लोगों ने साइड चेंज कर दिया, इट इज द सेम इक्वेशन। जो बाईं तरफ लिखा हुआ था उसको दाहिनी तरफ लिख दिया, जो दाहिने तरफ लिखा था उसको बाईं तरफ। क्या इससे फायदा हुआ? तो देखिए फायदा अभी स्पष्ट हो जाएगा। ओमेगा म्यू 0 H, it is equal to K is the propagation wave vector in a particular direction, direction of propagation. Direction of propagation के along यदि यूनिट वेक्टर हम n मान ले, n कैप is the unit vector along the direction of propagation, और k इसका मैग्नीट्यूड हो जाए प्रोपेगेशन वेव वेक्टर का, तो k को हम लिख सकते हैं k n. n is the unit vector along the direction of propagation and k is the magnitude of the propagation wave vector, and then cross E, तो into cross E ऐसा हो जाए। k राइट हैंड साइड पे हो गया, k is the magnitude now, it has no direction, it is not a vector quantity, k मैग्नीट्यूड है और वेक्टर है तो एक्चुअली ऊपर के अनुसार, तो इसको शो करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर n कैप इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मान लिया है। तो k की वैल्यू, वेक्टर k की वैल्यू k n कैप के बराबर हो जाएगा, या फिर ओमेगा से इसमें भाग दे दें तो ये हो जाएगा म्यू 0 H, दिस इज इक्वल टू k बाई ओमेगा n कैप क्रॉस E। ठीक, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब k की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। द वैल्यू फॉर k इज 2 पाई बाई लैम्डा। मैं शुरू से कहता आया हूं प्रोपेगेशन वेव वेक्टर की वैल्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, और 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू प्रोपेगेशन वेव वेक्टर होता है। ओमेगा की वैल्यू भी रख दो तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस पाई इंटू एफ, द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या फिर द फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और ये रहेगा एज सच एन कैप क्रॉस ई, 2 पाई कैंसल्स, हमको मिल जाएगा 1 बाई लैम्डा एफ। लैम्डा इज द वेवलेंथ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, और आप जानते हो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर आएगा, लैम्डा इंटू एफ इज द वेलोसिटी। सी इज इक्वल टू एन लैम्डा, एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा। एन इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम नोटेशन यहाँ एन न लिख करके एफ लिख रहे हैं,
सो फ्रीक्वेंसी गुणे वेवलेंथ इट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस वेलोसिटी से चलती है ये हम सिद्ध कर चुके हैं, इट इज विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रोपेगेट। तो ये लैम्डा इंटू एफ ये हो जाएगा 1/c, सो 1/c n कैप क्रॉस e, 1/c, c is the velocity of light such that ये लिखता मैं जाऊं, यहां पर है k is equal to 2 pi by lambda and omega is equal to 2 pi f। ठीक, यहां लिखने की आवश्यकता है नहीं, और यहां पर फिर हो गया c is equal to lambda f, c is equal to n lambda। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, h की वैल्यू लिख सकते हो, म्यू जीरो से भी डिवाइड कर दें, 1/μ0c, म्यू जीरो से भी डिवाइड कर दिया, तो h इज इक्वल टू 1/μ0c n कैप क्रॉस e। सिंपल से मैथमेटिक्स है, हमने केवल ये किया कि प्रोपेगेशन वे वेक्टर k जो आ रहा था, k को हमने इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लिया। वेक्टर चूंकि इसका नेचर है तो इसलिए उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में k है उसके एलांग हमने यूनिट वेक्टर n कैप मान लिया, और बस, और कुछ नहीं। शुरू में इतना कर दिया तो इसके बाद से करते हुए चले जा रहे हैं। यहां भी लिख लीजिए वेक्टर k इट इज इक्वल टू k मैग्नीट्यूड है एंड n कैप, k मैग्नीट्यूड और n कैप लिखा ही है आपने, k की जगह पर k n कैप। यदि इसका हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड्स, कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड्स लिख लेते हैं, ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पर केवल h है, h का मैग्नीट्यूड, h वेक्टर है, h का मैग्नीट्यूड मान लीजिए, ये हम मिटा देते हैं। स्टार्टिंग इक्वेशन, h का मैग्नीट्यूड जो है ये अच्छी लिख लेते हैं, लेकिन ये वेक्टर ना हो करके अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, सो इट इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे जाइए तो 1/μ0c, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड होगी, यानी यूनिट वेक्टर है, n कैप क्रॉस e, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का गुणा ए बी साइन थीटा, n की वैल्यू 1 है मैग्नीट्यूड, e की वैल्यू e है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। देखो के ई के भी परपेंडिकुलर है, आपने इक्वेशन नंबर 1 से ऑलरेडी ट्रांसवर्स नेचर में देख चुके हो। तो k और e के बीच में भी 90 डिग्री है, साइन 90 इज 1, सो वी गेट सिंपली e। Considering magnitude on both the sides, we get this expression. H is the magnitude of vector h, E is the magnitude of vector E, और n का मैग्नीट्यूड, n कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, या यहां से फिर लिख सकते हो E by h, E by h, this is equal to E by h μ0c। c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इट इज μ0। c की वैल्यू हम बहुत पहले देख चुके हैं, जहां से प्रूव किया था कि c की वेलोसिटी से प्रोपेगेट करता है, इट इज μ0 एप्सिलॉन 0 इज द वैल्यू फॉर c। फिर यहां लिख लो यूजिंग c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 , 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 , 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 , 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 इज द वैल्यू फॉर c। फिर यहां लिख लो यूजिंग c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0
सॉल्व करेंगे तो ये म्यू जीरो है, स्क्वायर रूट में ले जाओगे तो म्यू जीरो स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, वी गेट म्यू जीरो बाई इप्सिलॉन जीरो. Mu zero is the permeability of air, space or vacuum. Epsilon zero is the permittivity of air, space or vacuum. वैल्यू आपको पता है, वैल्यू इनकी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये आता है 376.72, या ये आता है पाई के टर्म में लिखें तो 120 पाई ये आता है. म्यू जीरो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इप्सिलॉन जीरो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेट कर दो तो इसकी वैल्यू 376.72 आती है, और इसकी वैल्यू आ जाती है या पाई के टर्म में, क्योंकि म्यू जीरो बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. तो पाई के टर्म में निकाल सकते हो, ये 120 पाई है. अब ई बाई एच जो रेशियो है ये क्या होगा, ई की इकाई होती है वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर. एच मैग्नेटिक फील्ड इकाई होती है एम्पियर पर मीटर, पर मीटर विल कैंसिल, ई बाई एच की इकाई हो जाएगी वोल्ट बाय एम्पियर, और वोल्ट बाय एम्पियर क्या होता है, किस चीज की इकाई, रेजिस्टेंस की, इम्पीडेंस की. और ये एयर स्पेस या वैक्यूम के लिए है, तो इसीलिए इसको इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कहते हैं. इट इज एन इम्पीडेंस नो डाउट, लेकिन इट इज स्पेसिफिकली फॉर एयर स्पेस और वैक्यूम, तो इसलिए इसको इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं Z0 द्वारा. Z0 इज द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फॉर एयर स्पेस और वैक्यूम. इसकी वैल्यू E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर होता है. ये रूट म्यू जीरो बाई इप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है, और यूनिट इसकी आ जाएगी ओम, इसीलिए इम्पीडेंस कहलाता है, या 120 पाई ओम. और ई बाई एच की रेशियो वैल्यू, ये इसी को मैं फिर साथ लिख लेता हूं, स्क्वायर रूट म्यू जीरो बाई इप्सिलॉन जीरो आती है, और ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है. इसका मतलब एयर स्पेस या वैक्यूम यह भी एक इम्पीडेंस ऑफर करता है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी तो एयर स्पेस या वैक्यूम से इसके मैग्नीट्यूड में कोई कमी नहीं आएगी, यह भी कम होती है, लेकिन वैल्यू बहुत कम है 376.72 ओम, तो धीरे धीरे घटती हुई चली जाती है, लेकिन बहुत दूर तक जा करके अंत में ये भी शून्य हो जाती है. एक इम्पीडेंस ऑफर हो रहा है तो हमेशा मैग्नीट्यूड कम होती हुई चली जाएगी, बट द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एट विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैग्नीट्यूड विल बिकम इक्वल टू जीरो. लेकिन इस तथ्य पर हम पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपेगेट करने के लिए भी एयर स्पेस या वैक्यूम एक मिनिमम इम्पीडेंस ऑफर करता है, जिसकी वैल्यू 376.72 ओम होती है. मान लो एयर स्पेस या वैक्यूम ना हो, कोई दूसरा मीडियम हो, तो उसके लिए फिर इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही एक्सप्रेशन का प्रयोग करना है, और यहां पर केवल अब Z के लिए लिखना है, Z द इम्पीडेंस, इट विल बी द रेशियो ऑफ E बाई H. दोनों में क्या अंतर है मैं बता दूं, ये इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम, नाइट्रोबेंजीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट कर रही, तो नाइट्रोबेंजीन कितना रेजिस्टेंस, कितना इम्पीडेंस ऑफर करेगा, उसकी वैल्यू E बाई H की रेशियो से निकलेगी. नाउ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन नाइट्रोबेंजीन, H इज द मैग्नेटिक फील्ड इन नाइट्रोबेंजीन, और यहां पर क्या था E और H. E is the electric field in air, space or vacuum. H is the magnetic field in air, space or vacuum. तो इससे आप निकालोगे, और Z की वैल्यू इससे निकाली जा सकती है फॉर एनी मीडियम, फॉर
any medium other than एयर स्पेस और वैक्यूम। तो कोई मीडियम है, ई की वैल्यू निकाल लो, एच की वैल्यू निकाल लो, ई बाई एच का रेशियो निकालो, इससे आपको इम्पीडेंस की वैल्यू उसकी निकल जाएगी। और यदि मीडियम स्पेसिफिकली एयर स्पेस या वैक्यूम हो तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू वही ई बाई एच का रेशियो देगा और उसकी वैल्यू नियत है 376.72 ओम आता है। स्क्वायर रूट म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है, या आवश्यकता पड़े तो इसकी वैल्यू 120 पाई भी लिखा जा सकता है। 120 पाई ओम इसकी वैल्यू होती है किसी अदर देन एयर स्पेस और वैक्यूम के लिए। फिर इसको जेड की वैल्यू ई बाई एच के रेशियो द्वारा या म्यू और एप्सिलॉन के टर्म में लिखना चाहो तो करेस्पॉन्डिंगली it can be written as it is equal to the ratio of EH ना पता हो, न्यूमेरिकल कोई आ गया, म्यू दिया हुआ है, अब द मीडियम एप्सिलॉन दिया हुआ है आपका द मीडियम, तो इसके बराबर आएगा। अन्यथा फिर म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर रूट होगा, यहाँ म्यू बाई एप्सिलॉन होगा, ऐसे निकालेंगे फॉर एनी अदर मीडियम अदर देन एयर स्पेस और वैक्यूम। इसका हम प्रयोग भी करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अक्सर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। न्यूमेरिकल के बारे में दो एक बता करके मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा और फिर वही निवेदन करूंगा कि जितने सॉल्व ने न्यूमेरिकल आपके किताब में दिए हुए हैं वो आपके लिए गाइडलाइन बनेगा और उन न्यूमेरिकल को जरूर कर लें, तो न्यूमेरिकल को भी सक्षमता के साथ आप कर दोगे। कैसे? ई और एच की वैल्यू पता करना है, आवश्यक पैरामीटर्स म्यू दिया है, म्यू जीरो दिया है या एप्सिलॉन जीरो दिया हुआ है, आपको ई और एच की वैल्यू पता करनी है। तो एक एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया है पॉइंटिंग वेक्टर, एंड पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। याद है? ध्यान आ रहा है? यस से लिखते हैं इसको। It gives the amount of energy radiated, transmitted, carried over per unit area per unit time in the direction of propagation। और यस की वैल्यू आप जानते हो कितने के बराबर होता है? EH। If you consider the magnitude, यस की वैल्यू EH होती है, तो EH की वैल्यू आपको दी रहेगी और यहाँ से ऑटोमेटिकली E बाई एच की वैल्यू पता है, स्पेस में चल रहा है तो ई बाई एच की वैल्यू 376.72 ओम ऑलरेडी नोन टू यू, और पॉइंटिंग वेक्टर एस के माध्यम से ई एच का प्रोडक्ट आपको दिया रहेगा, फिर ई की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू कितनी आएगी निकाला जा सकता है और मैं उसको आपको करा दूंगा, ये स्थिति बनेगी। एक और पैरामीटर है जिसके बारे में जान लें हम, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका उपयोग फिर हम बाद में करेंगे। एनर्जी डेंसिटी और ये ऐसे सवाल हैं जिनका डेरिवेशन पूछा जाता है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो होता है U is the energy density, amount of energy per unit volume, and it is consisting of two terms, the electric field component, already मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, UE the energy density of the electric field component, the energy per unit volume contained by the electric field component of the electromagnetic radiation। पॉइंटिंग वेक्टर डिस्कस करते समय आपका परिचय इस पैरामीटर से हुआ होगा।
साथ ही साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी है। तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एच कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड एच. So it is the sum of the energy per unit volume due to electric field, energy per unit volume ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का सम जो है वो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताता है। यूई की वैल्यू आप जानते हो, हाफ इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं। यूएच की वैल्यू जानते हो, हाफ म्यू जीरो एच स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन याद होगा। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट of the electromagnetic radiation, half epsilon 0 E square. Energy density due to magnetic field component is half mu 0 H square. ठीक, एक चीज और मैं बता दूं, एक फिगर मैंने खींचा था ट्रांसफर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को मैंने बड़ा शो किया था और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपोनेंट को मैंने कम रिप्रेजेंट किया था। ये जीरो की वैल्यू कम थी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के लिए, ई जीरो की वैल्यू ज्यादा थी, याद आ रहा है। यहां भी देखो ई बाई एच की वैल्यू इंट्रिंसिक इंपेडेंस के केस में 376.72 ओम आया है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में इलेक्ट्रिक फील्ड 376.72 ओम बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कम होगी, ये स्थिति प्राप्त होगा। इसीलिए उस फिगर में हो सकता है किताब में आपके बहुत ध्यान न दिया गया हो, जो डायग्राम बनाए गए हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ई बड़ा होता है, ई बाई एच का रेशियो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू 376.72 ओम होता है। इसका मतलब इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड the magnitude of electric field will be 376.72 times more, ऐसा होता है। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए, अब टोटल एनर्जी इतनी आई। हम किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, एच को कन्वर्ट कर सकते हैं ई में, या ई को कन्वर्ट कर सकते हैं एच में, क्योंकि ई बाई एच का रेशियो हमको पता चल गया है। मान लो एच को हम कन्वर्ट करते हैं तो हाफ इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ई बाई एच मैं लिख लेता हूं। इंट्रिंसिक इंपीडेंस के लिए एक्सप्रेशन आया था Z0, इट इज इक्वल टू ई बाई एच, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इंट्रिंसिक इंपीडेंस है तो म्यू जीरो बाई इप्सिलॉन जीरो। एच को आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो एच विल बी इक्वल टू, देख लीजिए, हाफ म्यू जीरो इंटू एच, एच इधर गया, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, उलट जाएगा तो, और स्क्वायर होगा एच स्क्वायर, तो इप्सिलॉन जीरो बाई म्यू जीरो टाइम्स ई, और इसका भी स्क्वायर होगा तो ई स्क्वायर। ये स्क्वायर हुआ स्क्वायर रूट का, मैं यहाँ जगह कम है लेकिन लिख देता हूँ, एच इज इक्वल टू, एच इधर गया, ये इधर आया तो उलट के लिख जाएगा, इप्सिलॉन जीरो बाई म्यू जीरो इंटू ई, और उसी का स्क्वायर, एच स्क्वायर लिखना है तो इसका स्क्वायर कर दिया, इप्सिलॉन जीरो बाई म्यू जीरो इंटू ई स्क्वायर। अब यहाँ देखो म्यू जीरो कैंसिल कर गया, तो ये हो गया, पहला टर्म है हाफ इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा टर्म जो है विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी वैल्यू आ गई हाफ इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। तो ये सत्य है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, 376.72 गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जहां तक एनर्जी कंपोनेंट के बात है, 50% एनर्जी विल बी कंटेन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 50% एनर्जी विल बी कंटेन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में आपसे यही प्रश्न आ जाए, सो दैट the energy contained by electric field component and the magnetic field component are equal, तो ऐसे आप प्रूव कर दोगे।
और इसलिए टोटल एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी हो गई, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ऐसे ही इसी इक्वेशन की सहायता से E कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ H, और करोगे तो यही म्यू 0 H स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कर लीजिएगा अपने आप, ये हो जाएगा। H को E के टर्म में बदला तो इतना आ गया, E को H के टर्म में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। So the total energy density of the electromagnetic field radiation, it is equal to, ऑप्शन आ जाए आपसे, एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, या एक कोई नन, ऐसा करके आ जाए तो कौन सा टिक करोगे, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टोटलिटी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिलाते हुए एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर होगा या तो, या फिर म्यू 0 H स्क्वायर होगा। जबकि इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम इतनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम इतना होगा। दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, ई के और एच के, दोनों के बीच में 376.72 गुना का रेशियो है। बावजूद इसके जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कन्वे करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उतनी ही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी conveyed by magnetic field component, 50% in electric field component and 50% in the magnetic field component convey होगी, और total energy density of the electromagnetic radiation, energy per unit volume, will be equal to epsilon 0 square or mu 0 h square. So इस तरह से energy density के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब कैसे इसे न्यूमेरिकल लगाया जाएगा इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।